Hello everyone, in this lecture we will discuss a new chapter from class 9th physics, that is upthrust in fluids, Archimedes principle and flotation. So let's start with buoyancy. हम buoyancy से start करते हैं, यानी upthrust से start करते हैं. So first of all the question is, what is upthrust? ये upthrust होता क्या है? So basically whenever a substance is dissolved or immersed in a liquid, it experiences an upward force and that upward force is known as upthrust. कभी भी आप किसी भी सब्सटेंस को मान लेते हैं, आपके पास कोई लिक्विड है, तो किसी भी बॉडी को अगर आप इस लिक्विड में इमर्स करते हो तो ये एक अपथ्रस्ट मतलब एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है. अगर आप किसी बॉडी को इसमें डुबाने की कोशिश करोगे, इमर्स करने की कोशिश करोगे, तो क्या होता है, ये लिक्विड इस बॉडी पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ इस बॉडी पे फोर्स लगता है और इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं. इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट. तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई. नाउ व्हाट इज द बॉयंसी? बॉयंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच इट एक्सर्ट्स अपथ्रस्ट ऑन ए बॉडी. तो बॉयंसी क्या है, इसी प्रॉपर्टी को, क्योंकि इस लिक्विड की, किसी भी लिक्विड की या किसी भी जो फ्लूइड होता है, किसी भी फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है उस बॉडी को अपवर्ड फोर्स लगाने की, उस बॉडी पे अपवर्ड फोर्स लगाने की, और इसकी इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, बॉयंसी कहते हैं. तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अपथ्रस्ट क्या होता है. अपथ्रस्ट क्या होता है कि जब भी आप किसी भी सब्सटेंस को एक लिक्विड में या एक फ्लूइड में क्या करते हो, इमर्स करते हो, उसमें डुबाने की उसको कोशिश करते हो, तो उस बॉडी पे क्या लगता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है. और ये फोर्स कौन लगाता है, ऑब्वियसली वो लिक्विड या वो फ्लूइड लगाता है. और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इसी फोर्स को हम कहते हैं अपथ्रस्ट. और इसकी ये जो प्रॉपर्टी है अपथ्रस्ट लगाने की, उस बॉडी पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाने की, इसकी इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, बॉयंसी कहते हैं. तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अपथ्रस्ट का मीनिंग क्या है, बॉयंसी का मीनिंग क्या है. तो अपथ्रस्ट क्या है, एक फोर्स है. कौन लगाता है, लिक्विड. कब, जब आप किसी बॉडी को उस लिक्विड में इमर्स करने की, डुबाने की कोशिश करते हो. अब बात आती है कंडीशंस ऑफ फ्लोटेशन. कंडीशंस ऑफ फ्लोटेशन. फ्लोटेशन मतलब कि आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी भी लिक्विड में, जैसे वाटर है, वाटर में जब आप किसी भी बॉडी को डुबाने की कोशिश करते हो तो कुछ बॉडीज तो डूब जाती हैं, कुछ तैरती रहती हैं. तो वही फ्लोटेशन मतलब वो फ्लोट कब करेंगी, उसके ऊपर फ्लोट करती रहेंगी, कब वो तैरती रहेंगी और कब वो डूब जाएंगी, वो कंडीशंस हम देख लेते हैं. तो सबसे पहले आपने कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे बॉयंसी के, कि जैसे आप किसी फुटबॉल को अगर आप वाटर में डुबाने की कोशिश करते हो तो क्या आती है, वो ऊपर की तरफ फुटबॉल पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा. उसी तरीके से कोई खाली प्लास्टिक की बोतल को अगर आप क्या करोगे, पानी में डुबाने की कोशिश करोगे, तो आपको अपने आप एक ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और यही फोर्स क्या है, अपथ्रस्ट है. तो जैसे आप क्या करते हो, उसको डुबाने की कोशिश करते हो, आप उसे छोड़ोगे तो तुरंत ही ऊपर आ जाता है. तो ये क्या है, ये अपथ्रस्ट है. और यहाँ पे क्योंकि देखिए फुटबॉल है, तो फुटबॉल क्या करेगी, पानी के ऊपर फ्लोट होगी. तो अब वही चीज हम देखेंगे, लेकिन यहीं पे आप अगर किसी नेल को आप पानी में डाल देते हो, किसी आयरन की चीज को पानी में डाल देते हो, तो वो डूब जाती है. तो हम यही देखेंगे कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर फ्लोटेशन. बॉडी फ्लोट कब करेगी, तैरेगी कब बॉडी, और डूबेगी कब. तो यहाँ पे देखिए दो फोर्सेस हैं. देखिए द फोर्स वन, हमारे पास एक फोर्स है दैट इज F इक्वल टू mg. फोर्स जो लग रहा है डाउनवर्ड्स, वो कौन, रोटेशनल फोर्स, वेट ऑफ द बॉडी. तो वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg, दैट इज डिनोटेड बाय W. इसको हम W से डिनोट कर लेते हैं. W इक्वल टू क्या है हमारे पास, mg. और दूसरा अपथ्रस्ट. नाउ अपथ्रस्ट डिपेंड करता है F. अपथ्रस्ट को हम F से डिनोट करते हैं. अपथ्रस्ट किस तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ. वेट किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ. तो ध्यान दीजिए, ऊपर की तरफ लग रहा है F और नीचे की तरफ लग रहा है mg. तो जो ज्यादा होगा इन दोनों में से, देखिए बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो बॉडी का वेट है दैट इज mg, वो नीचे की तरफ लग रहा है, और दूसरा अपथ्रस्ट दैट इज F तरफ लग रहा है. तो आपको यही चीज देखनी है. तो अब मैक्सिमम अपथ्रस्ट, तो वो हम बाद में आएंगे मैक्सिमम अपथ्रस्ट पे कि मैक्सिमम अपथ्रस्ट कितना लगेगा बॉडी पे. तो ध्यान रखिए कि अगर F मैक्स मान लेते हैं, मैक्सिमम अपथ्रस्ट अगर ग्रेटर देन mg है, मतलब अगर मैक्सिमम अपथ्रस्ट जो लग रहा है ऊपर की तरफ, मैक्सिमम फोर्स जो लग रहा है वो वेट ऑफ द बॉडी से ज्यादा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है,
नीचे की तरफ कम फोर्स लग रहा है तो बॉडी किधर जाएगी, ऊपर जाएगी, न कि नीचे। तो इसका मतलब इस कंडीशन में बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। इस बॉडी में, इस कंडीशन में बॉडी क्या करती रहेगी, तैरती रहेगी। एंड इट इज पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर। ध्यान रखिए, ये पार्शियली इमर्ज होगी वाटर में, कंप्लीटली इमर्ज नहीं होगी, ध्यान रखिए। दूसरी चीज, अगर जो मैक्सिमम ऑफ थ्रस्ट है, एफ मैक्स से मैं डिनोट कर रहा हूं मैक्सिमम ऑफ थ्रस्ट को, अब मैं बाद में आपको ये बताऊंगा कि मैक्सिमम ऑफ थ्रस्ट लगता कब है, इज इक्वल टू mg। अगर इक्वल है mg के तो क्या होगी, ये कंप्लीटली इमर्ज्ड होगी, कंप्लीटली इमर्ज्ड। बट ये सिंक नहीं होगी, डू नॉट सिंक, इट डज नॉट सिंक। बॉडी सिंक नहीं होगी उस केस में, डूबेगी नहीं, पानी के अंदर रहेगी पूरी की पूरी, लेकिन तभी भी वो पानी के अंदर क्या करेगी, फ्लोट करेगी। तो कंप्लीटली इमर्ज्ड है लेकिन इट डज नॉट सिंक, ध्यान रखना ये सिंक नहीं करेगी। और तीसरी कंडीशन है कि जो मैक्सिमम ऑफ थ्रस्ट है, इफ इट इज लेस देन mg, मतलब वेट ज्यादा है, मतलब नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है, पानी जो है मतलब लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ उतना फोर्स नहीं लगा पा रहा है, अब थ्रस्ट क्या है, कम है इस केस में, तो कौन जीतेगा, नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है तो बॉडी कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ ज्यादा जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉडी विल सिंक, ये बॉडी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डूब जाएगी। तो ध्यान रखना कि अगर इसकी वैल्यू जो वेट है, वेट बॉडी का अप थ्रस्ट से, मैक्सिमम अप थ्रस्ट से ज्यादा हो जाता है तो ये बॉडी डूब जाएगी। अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि मैक्सिमम कब लगता है अप थ्रस्ट और मैक्सिमम कब नहीं लगता है। तो यहां पे देख लेते हैं हम, सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग अप थ्रस्ट, मतलब अप थ्रस्ट को कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं अप थ्रस्ट पे, मतलब अप थ्रस्ट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, किन फैक्टर्स के चेंज होने से अप थ्रस्ट भी चेंज हो जाता है। तो सबसे पहली चीज डिपेंड करता है, द फर्स्ट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, बॉडी का वॉल्यूम। द सेकंड डेंसिटी ऑफ, सबसे ज्यादा डिपेंड करता है अप थ्रस्ट, बॉडी का वॉल्यूम क्या है और जो लिक्विड है उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है। ध्यान रखिए, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी लिक्विड की, अप थ्रस्ट उतना ज्यादा लगेगा। अगर लिक्विड की डेंसिटी कम होगी तो अप थ्रस्ट क्या होगा, कम लगेगा। लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो अप थ्रस्ट भी ज्यादा लगेगा। दूसरी चीज आती है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा बॉडी का, जिस बॉडी को आप पानी में डुबा रहे हो उसका वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा अप थ्रस्ट उतना ज्यादा लगेगा। तो जैसे एक एग्जांपल, अगर आप एक छोटी सी बॉल को पानी में डुबाओगे तो उस पे आपको जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, आप खुद ही फील करोगे ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। लेकिन आप एक बहुत बड़ी बॉल को पानी में डुबाने की कोशिश करोगे तो ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, यानी कि अप थ्रस्ट बहुत ज्यादा लगेगा। तो किस चीज पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा बॉडी का अप थ्रस्ट उतना ज्यादा लगेगा। एंड द सेकंड थिंग्स, दूसरी चीज क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी फ्लूइड की अप थ्रस्ट उतना ज्यादा लगेगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हमको दो पॉइंट्स और समझने हैं यहाँ पे, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो हमारे पास दो टर्म्स हैं यहाँ पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड दूसरा टर्म है हमारे पास, दूसरा है सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो यहां पे क्या है कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी बॉडी को पानी में डुबाने की कोशिश करते हो या किसी लिक्विड में इमर्स करने की कोशिश करते हो, तो मान लेते हैं बॉडी अगर पानी में पूरी तरीके से डूब गई है, लिक्विड में पूरी तरीके से डूब गई है, तो यहां पे ध्यान दीजिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि अगर मैं उस बॉडी को एक पॉइंट की तरह ट्रीट करूं, पॉइंट की तरह समझूं कि एक ही जगह पे ये बॉडी कंसंट्रेटेड है, तो जिस पॉइंट पे उसका पूरा वेट लगेगा, मतलब यहां पे इस पॉइंट पे, बिल्कुल जनरली जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है बॉडी का, अगर बॉडी क्या है E1 है, तो अगर बॉडी की डेंसिटी क्या है, सेम है हर जगह पे, तो जो सेंटर होता है, जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है बॉडी का, वो जनरली क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है। तो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, यहाँ पे, और यही पे सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है, वही पॉइंट जिस पॉइंट पे बॉयंट फोर्स लगेगा। तो जनरली जब पूरी तरीके से पानी में बॉडी डूबी होगी तो यहाँ पे उसी पॉइंट पे क्या भी लगेगा, बॉयंट फोर्स भी लगेगा। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा बॉडी का और सेंटर ऑफ बॉयंसी भी होगा। लेकिन अगर पानी में आपने बॉडी को डुबो के रखा है और ये बॉडी कंप्लीटली इमर्ज नहीं है वाटर में या लिक्विड में, तो ये पार्शियली इमर्ज्ड है, यहाँ पे देखिए पार्शियली इमर्ज की कंडीशन है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ये हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ये हो गया,
और सेंटर ऑफ बॉयंसी जो जितना पार्ट उसका वाटर में डूबा है उस पॉइंट में देखोगे तो इतना पार्ट उसका पानी में डूबा है, और इसका जो सेंटर होगा मतलब जहां पे बॉइंट फोर्स लगता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ, इसको हम बी से डिनोट कर लेते हैं, सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो आई होप कि आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। सेंटर ऑफ बॉयंसी, बॉइंट फोर्स यानी कि अपथ्रस्ट को हम बॉइंट फोर्स भी कहते हैं। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी उसी पॉइंट को बोलते हैं जहां पे बॉइंट फोर्स यानी कि अपथ्रस्ट लगता है। तो ध्यान रखिए, और जहां पे हम ये अज्यूम करते हैं कि बॉडी का पूरा वेट जो है, मास जो है वो कंसंट्रेटेड है, वो हो गया उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि हमने इन 2 चीजों की बात की कि इन 2 चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है क्या, जो किसी भी बॉडी पे अपथ्रस्ट लग रहा है, ये डेंसिटी पे, जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी पे, और दूसरा वॉल्यूम पे, बॉडी के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि कॉज ऑफ अपथ्रस्ट क्या है, मतलब क्यों ये अपथ्रस्ट लग रहा है, बॉइंट फोर्स लग क्यों रहा है, ये लिक्विड बॉइंट फोर्स लगा क्यों रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि ये जो फोर्स लग रहा है किसी भी बॉडी पे, कुछ तो है नहीं वहां पे, तो कौन ये फोर्स लगा रहा है और क्यों लगा रहा है। अब आपको पता है फोर्स कौन लगा रहा है, लिक्विड। तो आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप किसी भी बॉडी को लिक्विड में इमर्स करते हैं, तो आपने पिछले चैप्टर में प्रेशर पढ़ा था और आपने वहां पे देखा था कि किसी भी लिक्विड में या किसी भी फ्लूइड में, मान लेते हैं ये एक फ्लूइड है, राइट, जितना आप डीप जाते हो उतना प्रेशर क्या होता रहता है, ज्यादा रहता है। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक इमेजिनरी कॉलम एज्यूम कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक इमेजिनरी कॉलम एज्यूम कर लेते हैं। ये मान लेते हैं कि इमेजिनरी कॉलम है, राइट, ये इमेजिनरी कॉलम है और इसकी जो डेप्थ है वो है h। आपको पता है डेप्थ में आप जितना ज्यादा जाते हो वहां पे क्या होगा, प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर कोई बॉडी होगी तो इस पे जो प्रेशर लगेगा, मान लेते हैं यहाँ पे प्रेशर लग रहा है P2, और यहाँ ऊपर जो प्रेशर लग रहा है इस पॉइंट पे, ऊपर रहोगे तो प्रेशर कम लगता है, और जैसे जैसे आप डीप जाते रहते हो वाटर में या लिक्विड में, प्रेशर बढ़ता रहता है। ये हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे प्रेशर क्या लगेगा, P1। अब आप देखिए नीचे जो है प्रेशर ज्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, तो बॉडी किस तरफ जाएगी, ऑब्वियसली जिस तरफ प्रेशर कम होगा। ज्यादा प्रेशर से हमेशा कम प्रेशर की तरफ ही कोई भी सब्सटेंस मूव करेगा, कोई भी बॉडी मूव करेगी। तो नीचे क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, तो ज्यादा प्रेशर जहां है उस तरफ तो मूव करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इधर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है, इधर से प्रेशर कम लग रहा है, तो नीचे से क्योंकि प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो फोर्स किस तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ। और यही रीजन है कि किसी भी सब्सटेंस पे जो फोर्स लगता है, बॉइंट फोर्स लगता है, वो ऊपर की तरफ ज्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पे P2 की जो वैल्यू है वो P1 से ज्यादा है। नाउ अब जो प्रेशर डिफरेंस है, जो फोर्स लग रहा है, तो यहां पे मान लेते हैं, यहां पे जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स को मान लेते हैं F2 और इस फोर्स को मान लेते हैं F1। तो ये जो फोर्स है यही फोर्स क्या है, बॉइंट फोर्स है, दैट इज अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट दैट इज क्या मान लेते हैं, अपथ्रस्ट को किससे अज्यूम करते हैं, किससे डिनोट करते हैं हम इसको, F से। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो नीचे से फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ माइनस ऊपर से जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। नाउ F2 इक्वल टू क्या होता है, तो आपको पता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो F इक्वल टू क्या हो जाता है, P इंटू ए। तो F2 कितना हो जाएगा, दैट इज P2 इंटू ए। ए इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया होगा ना इसका, दैट इज ए। ऊपर भी उतना ही एरिया होगा जितना नीचे होगा, तो माइनस दैट इज P1 इंटू ए। तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो P2 माइनस P1 इंटू ए। नाउ पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि जो P2 माइनस P1 होता है दैट इज H इंटू रो इंटू जी इंटू ए। ये P2 माइनस P1 की जो वैल्यू होगी दैट इज H इंटू रो इंटू जी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में। तो दिस इज इक्वल टू H इंटू रो इंटू जी इंटू ए। तो अब थ्रस्ट की जो वैल्यू हो गई F इक्वल टू क्या आया, H इंटू रो इंटू जी इंटू ए। अब आपको यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि जो अब थ्रस्ट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ध्यान रखना, रो इक्वल टू क्या है, रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी है किसकी, फ्लूइड की। नाउ दूसरी चीज ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एच क्या है, हाइट। तो ए इंटू एच क्या हो जाएगा, वी, वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू एच। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखिए ये वॉल्यूम हो गया, दैट इज वॉल्यूम। अब किसका वॉल्यूम, इस जो मास आपने लिया है ये पूरा, अगर कोई बॉडी है तो इस बॉडी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू एच। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा,
रो इंटू जी इंटू वी। तो रो इंटू जी इंटू वी। अब ध्यान रखिए v क्या है, ध्यान रखिए v इज द v इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। यहां पे आपको बहुत केयरफुल रहना है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। क्योंकि अगर आप उस बॉडी को पानी में डुबाओगे तो वो बॉडी क्या करेगी, लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी, मतलब उस लिक्विड की जगह खुद ले लेगी और उस लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी। तो ये v क्या है, ये वही वॉल्यूम है जितना वॉल्यूम ये लिक्विड का डिस्प्लेस करेगी। और कितना वॉल्यूम है लिक्विड का डिस्प्लेस करेगी, जितना आप उसको पानी में डुबाओगे, जितना वॉल्यूम उसका पानी में जाएगा उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम भी वो डिस्प्लेस करेगा। तो इस चीज के लिए आप क्लियर रहिए। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉडी पे भी डिपेंड कर रहा है और दूसरा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे भी डिपेंड कर रहा है। तो अब ध्यान रखिए F इक्वल टू क्या है यहाँ पे, रो इंटू जी इंटू वी। तो रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ध्यान रखिए रो फ्लूइड की डेंसिटी है ना कि बॉडी की, और v इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, मतलब कितना लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है। यहां पे देखिए जितना वॉल्यूम लिक्विड का होगा, अगर यहां पे ये वॉल्यूम बॉडी का है तो पूरी बॉडी अगर पानी में डूब जाएगी, लिक्विड में डूब जाएगी, तो वो जितना वॉल्यूम बॉडी का होगा उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस करेगा। लेकिन अगर वो पूरी तरीके से लिक्विड में नहीं डूबा हुआ है, ये कुछ पार्ट उसका फ्लोट कर रहा है और कुछ लिक्विड के अंदर है, तो केवल इतना वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, उतना ही वॉल्यूम वो क्या करेगा, लिक्विड का डिस्प्लेस करेगा। तो ध्यान रखिए किसी भी बॉडी की जितना वॉल्यूम, किसी भी बॉडी का जितना वॉल्यूम वाटर के अंदर होगा, पानी में इमर्स्ड होगा जितना वॉल्यूम, वो उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस कर पाएगा लिक्विड का। और कितना वॉल्यूम होता है, अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इवन है तो क्या हो जाएगा, वो a इंटू एच। एच क्या है, जितना डेप्थ जो है वो पानी में डूबा हुआ है। तो आप वहां से ये भी पता कर सकते हो कितना पार्ट उसका वाटर में डूबा हुआ है, और वही वॉल्यूम हो जाएगा जितना वॉल्यूम वो लिक्विड का डिस्प्लेस करेगा। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और यहां से हमको एक और चीज मिल गई, दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर अपथ्रस्ट। तो यही हमारे पास अपथ्रस्ट के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो यहां से हमको क्या चीज पता चली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट रो इंटू जी इंटू वी। तो रो इंटू वी आपको पता है मास, m इक्वल टू क्या होता है, यहां देखिए एक और चीज आपको यहां पे बता देता हूं, रो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, m बाई वी, मास बाई वॉल्यूम। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, रो इंटू वी। नाउ इस रो इंटू वी की जगह पे आप m रख सकते हो, तो f इक्वल टू क्या आ जा रहा है यहाँ से, m इंटू जी। m क्या है, दैट इज द मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, एंड g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और mg क्या होता है, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इट मीन्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपथ्रस्ट ऑफ अ बॉडी या अपथ्रस्ट ऑन अ बॉडी, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जितना वेट वो लिक्विड का डिस्प्लेस करेगा वही क्या होगा, उतना ही बॉडी क्या लगाएगी, अपथ्रस्ट लगाएगी, या उतना ही वो लिक्विड अपथ्रस्ट लगाएगा उस बॉडी पे। तो ध्यान रखिए अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। जितना लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगा, जितना वेट वो लिक्विड का डिस्प्लेस करेगा, उतना ही उस बॉडी पे वो लिक्विड अपथ्रस्ट लगाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि अपथ्रस्ट किसके इक्वल होता है, और हर चीज हमने मैथमेटिकली प्रूव की है। तो इसका मतलब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है और इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बॉडी का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे कितने वॉल्यूम से लेना देना, जितना वेट वो लिक्विड का डिस्प्लेस करेगा। अब लिक्विड का वेट कितना होता है, अभी हमने कहा कि रो इंटू वी। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो वॉल्यूम कितना लिक्विड का डिस्प्लेस करेगा, जितना वॉल्यूम उसका पानी में डूबा होगा। अब हो सकता है अगर वो कंप्लीटली पानी में डूबी हुई है वो बॉडी, तो वो उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस करेगी जितना उस बॉडी का वॉल्यूम है। लेकिन अगर वो कुछ ही पार्ट उसका पानी में डूबा है और कुछ पानी से ऊपर है, तो जो पानी से ऊपर है, वो पानी से ऊपर वाला पार्ट वो तो लिक्विड को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, वो तो ऊपर है। केवल कौन सा पार्ट डिस्प्लेस कर रहा है, जितना लिक्विड के अंदर है। तो आपको यही चीज ध्यान रखना है कि कितना वॉल्यूम बॉडी का इमर्स हुआ है, वो इतना ही वॉल्यूम क्या करेगा, लिक्विड का डिस्प्लेस करेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। और अपथ्रस्ट किसके इक्वल होता है, जितना वेट वो लिक्विड का डिस्प्लेस करता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है और ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। एक्चुअली बेसिकली दोनों सेम फॉर्मूला है। सो ये था आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो जैसे कि अभी हमने मैथमेटिकली प्रूव किया कि द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन अ बॉडी इमर्स्ड इन लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ
लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट बॉडी। तो किसी भी बॉडी को जब आप इमर्ज करते हो वाटर में या किसी लिक्विड में, तो उस बॉडी पे अब थ्रस्ट कितना लगता है, उतना ही लगता है जितना लिक्विड का वो वेट वो बॉडी क्या करती है, डिस्प्लेस करती है। और यही क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी है कि अगर आप किसी बॉडी को लिक्विड में इमर्ज करते हो तो जितना लिक्विड का वेट वो बॉडी वहां से हटाएगी, डिस्प्लेस करेगी, उतना ही उस पे अप थ्रस्ट भी लगेगा। तो बस यही हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं मैथमेटिकली। अब हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि आर्किमिडीज ने इसको कैसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। तो हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। किसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन? आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज ने इसको कैसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया? तो उसने क्या किया, उसने एक बॉडी ली, दैट इज अ बॉब, जिसको आप एक बॉब कह सकते हो। उसका मास मान लेते हैं, उसका जो वेट है, उसका वेट इस समय कितना है, 50 ग्राम फोर्स। ग्राम फोर्स 50 ग्राम फोर्स क्या उसका वेट है। नाउ अब यहां से देखिए, यहां पे उसने क्या किया, इसका वेट मेजर कर लिया कि इसका वेट कितना है। तो एक मशीन की हेल्प से, एक स्प्रिंग की हेल्प से, जो स्प्रिंग बेस जो विंग मशीन्स होती थी पहले, उसकी हेल्प से उसने क्या किया, उसका वेट मेजर कर लिया। अब उसने क्या किया, उसने यूज किया एक मेजरिंग फ्लास्क। तो ये क्या है, एक मेजरिंग फ्लास्क है। इस फ्लास्क में आपको पता है मार्क्स होते हैं कि 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से उसने इसको मार्क कर लिया। तो इसका वेट अभी कितना है, 15 ग्राम फोर्स। अब यहाँ पे 40, 50 इस तरीके से होगा। तो मान लेते हैं पहले 40 तक उसमें क्या था, लिक्विड फिल था। अब उसने क्या किया, इसको इसमें इमर्ज कर दिया। इसकी वजह से क्या होगा, वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा। जैसे किसी चीज को पानी में डुबाओगे आप, वाटर लेवल क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है। तो देखिए वाटर लेवल कितना ऊपर आया, इतना, मतलब 10 ml। तो आप कह सकते हो कितना लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस किया उसने, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो दो चीजें नोट की उसने, एक तो लिक्विड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, दैट इज इक्वल टू 10 ml। उससे पहले अगर आप पहले फ्लास्क में देखते तो पहले कितना था, केवल 10, 20, 30 और 40। पहले 40 था, लेकिन इसको डुबाने के बाद कितना हो गया, 50 हो गया। तो कितना, 10 ml। 10 ml बढ़ गया। तो इसका मतलब कितना लिक्विड का वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया, 10 ml। नाउ द सेकंड थिंग, दूसरी चीज उसने जो नोट की, दैट इज द अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट ऑफ बॉडी। अपेरेंट वेट ऑफ बॉडी मतलब देखिए, अब जब आपने इसको पानी में डुबाया तो आपने देखा होगा कि अगर आप किसी चीज को पानी में डुबाते हो, उसका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पानी में जितना उसका वेट लगता है, दैट इज कॉल्ड अपेरेंट वेट। वो उसका अपेरेंट वेट कहलाता है। तो दैट इज इक्वल टू, वो उसने अगेन मशीन की हेल्प से नोट कर लिया उसको पानी में डुबा के। तो वो उसने नोट किया कि वो कितना आया, 40 ग्राम फोर्स। तो 40 ग्राम फोर्स, 40 ग्राम फोर्स का मतलब है कि अगर 40 ग्राम को आप अगर जी से मल्टीप्लाई कर दो, जी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको हम, एक यूनिट होती है ग्राम फोर्स या किलोग्राम फोर्स, एक यूनिट होती है। तो 14 ग्राम फोर्स का मतलब होता है, 40 ग्राम फोर्स का मतलब होता है कि एक 40 ग्राम की बॉडी का जितना वेट होगा अर्थ में, दैट इज कॉल्ड 40 ग्राम फोर्स। उसी तरीके से 50 ग्राम की जो बॉडी जितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, 50 ग्राम फोर्स। तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो अब क्या करेंगे हम, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो दैट इज इक्वल टू, वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू वी इंटू जी। डेंसिटी कितनी होती है इसकी, 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml होती है। और वॉल्यूम कितना है इसका, वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस किया उसने, 10 ml इंटू जी तो जी ही रहेगा। तो इसको हम सीधा लिख लेंगे 10 ग्राम फोर्स। इसका मतलब लिक्विड डिस्प्लेस, जो लिक्विड आपने डिस्प्लेस किया उसका वेट कितना है, 10 ग्राम फोर्स। ध्यान रखिए, जब आप मास को जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं दैट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। वो यूनिट बन जाती है, फोर्स की यूनिट होती है। और अगर मास ग्राम में है तो उसको ग्राम फोर्स कहोगे, और अगर मास किलोग्राम में है तो आप उसको किलोग्राम फोर्स कहोगे। तो इसमें मैं जी की वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूं। तो यहां पे देखिए, तो देखिए वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना है, दैट इज इक्वल टू 10 ग्राम फोर्स। तो इसका मतलब, और लॉस इन मास, ये लॉस इन वेट
ऑफ बॉडी दैट इज इक्वल टू लॉस कितना हुआ, पहले कितना था, एयर में जो वेट था वो कितना था 15 ग्राम फोर्स, और अब कितना है 14 ग्राम फोर्स, दैट इज इक्वल टू 50 माइनस 40 दैट इज 10 ग्राम फोर्स। 10 ग्राम फोर्स वेट रह गया। अब यहां देखिए जितना वेट उसने लॉस किया, अच्छा वेट क्यों लॉस किया होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से उतना वेट लॉस होगा। तो ध्यान रखिए इसका मतलब लॉस इन वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। तो कभी भी आप किसी भी लिक्विड में बॉडी को डुबाओगे तो उसका वेट कम होता है, और जितना लॉस होता है उसके वेट में, जितना उसका वेट कम होते जाता है उतना क्या होगा, उतना उस पे अपथ्रस्ट लगेगा। तो इसका मतलब ध्यान रखिए एक और चीज आ गई यहां पे, अपेरेंट वेट, मतलब जितना उसका वेट फील होता है आपको लिक्विड में। तो ध्यान रखिए अपेरेंट वेट किसकी वजह से होगा, अपेरेंट वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू, ये फॉर्मूला भी ध्यान रखिए, इक्वल टू ये किसके इक्वल होगा, जितना एक तो एक्चुअल वेट है बॉडी का इन एयर, तो एक्चुअल वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस अपथ्रस्ट। तो आई होप कि आपको यह चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कि सॉलिड बॉडीज इमर्ज इन वाटर। जब आप किसी भी सॉलिड बॉडी को वाटर में इमर्ज करते हो तो वो डूबती है, सिंक होती है, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और पिछली बार मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम अपथ्रस्ट। तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो होता क्या है यहां पे, मान लेते हैं हमारे पास यहां पे कोई लिक्विड है और ये एक बॉडी आपने उसमें इमर्ज की है, राइट। अब यहां पे आपको ध्यान ये देना है कि मैक्सिमम अपथ्रस्ट कब लगेगा बॉडी का, एफ मैक्स, मैक्सिमम अपथ्रस्ट इक्वल टू, मैक्सिमम अपथ्रस्ट तब लगेगा, अपथ्रस्ट इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अभी हमने पढ़ा, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी किया, मैथमेटिकली प्रूव भी किया। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितना थ्रस्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। मतलब ये बॉडी जितना ज्यादा लिक्विड का वेट डिस्प्लेस करेगी अब थ्रस्ट उतना ज्यादा लगेगा। अच्छा, अब मैक्सिमम अब थ्रस्ट कब लगेगा, जब ये बॉडी जो है वो मैक्सिमम वेट ऑफ लिक्विड को क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी। तो ऑब्वियस है, तो मैक्सिमम वेट कितना डिस्प्लेस कर सकती है कोई भी बॉडी लिक्विड की, तो मैक्सिमम वेट, सबसे पहले मैक्सिमम वेट डिस्प्लेस कब करेगा, जब बॉडी पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई होगी। अगर बॉडी थोड़ी सी पानी में डूबी हुई होगी तो ये तो केवल इतना ही वेट क्या करेगा, इतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, तो वेट भी जो होगा लिक्विड का ज्यादा डिस्प्लेस नहीं होगा। ज्यादा पानी में डुबाओगे तो ज्यादा लिक्विड को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, वेट ऑफ लिक्विड ज्यादा डिस्प्लेस होगा, तो अब थ्रस्ट भी ज्यादा लगेगा। तो मैक्सिमम कब लगेगा, जब ये कंप्लीटली इमर्ज होती है बॉडी वाटर में। तो मान लेते हैं लेट अस से V, मैं V से डिनोट कर रहा हूं यहां पे, वहां पे जो V था, V को VL से आप डिनोट कर सकते हो, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो ध्यान रखिए, या यहां पे मैं स्मॉल v से डिनोट कर रहा हूं, स्मॉल v इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, इसको मैं स्मॉल v से ही डिनोट कर लेता हूं, और कैपिटल V से मैं कर लेता हूं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। देखिए आप साइन में कंफ्यूज मत होइए, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो स्मॉल v से मैं डिनोट कर रहा हूं वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, बॉडी का वॉल्यूम कितना है, और कैपिटल V से मैं डिनोट कर रहा हूं वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो ध्यान रखिए मैक्सिमम अप थ्रस्ट कब लगेगा, जब इस V की वैल्यू इस V के बराबर होगी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम कब ये रिप्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, जब ये पूरी की तरह पानी में डूबी होगी। तो आपको ध्यान रखना है जो स्मॉल v होगा, स्मॉल v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल V, जो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा या तो ज्यादा होगा, कौन, जो बॉडी का वॉल्यूम होगा वो तो लिक्विड से ज्यादा हो सकता है या इक्वल हो सकता है। तो खैर अभी इस पे नहीं जाते हम। तो ध्यान रखिए जो अपथ्रस्ट लगेगा, अपथ्रस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपथ्रस्ट इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू V इंटू जी। और ध्यान रखिए मैक्सिमम अपथ्रस्ट क्या होगा, एफ मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज रो, ध्यान रखिए रो इंटू V मैक्सिमम वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस कर सकता है, मैंने अभी बताया जितना वॉल्यूम बॉडी का होगा, तो रो इंटू स्मॉल v इंटू जी। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, दिस इज द मैक्सिमम अपथ्रस्ट। और दूसरी चीज वेट ऑफ
बॉडी। तो वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज mg, है ना। वेट ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा, mg, या आप कह सकते हो रो इंटू वी इंटू जी, आप डायरेक्ट कर सकते हो रो इंटू वी इंटू जी। और यहाँ पे रो किसकी डेंसिटी है, अब देखिए रो, यहाँ पे आपको इस रो से कंफ्यूज नहीं होना, ये रो किसकी डेंसिटी थी, लिक्विड की। तो यहाँ पे मैं रो एस से डिनोट कर रहा हूं इसको, रो एस, और इसको मैं रो एस से डिनोट कर रहा हूं रो एस का मतलब क्या हुआ, ध्यान रखिए, रो एस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अब देखिए वेट ऑफ बॉडी, मैंने भी बताया वेट ऑफ बॉडी अगर कम होता है, मतलब इफ रो एस इंटू वी इंटू जी इज ग्रेटर देन रो इंटू स्मॉल वी इंटू जी। तो देखो स्मॉल वी इंटू जी तो दोनों तरफ सेम है, मैक्सिमम ऑफ थ्रस्ट देखिए इतना ही लगेगा। तो इसका मतलब अगर डेंसिटी ज्यादा हुई, मतलब वेट ऑफ बॉडी ज्यादा हुआ, तो बॉडी विल सिंक। बॉडी का वेट ज्यादा कब होगा, जब डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ध्यान रखिए इफ डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर, तो बॉडी क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी। और उसी तरीके से इफ रो एस इज लेस देन रो, बॉडी विल फ्लोट। कुल मिलाकर के अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की, रो किसकी डेंसिटी है, रो है लिक्विड की डेंसिटी, और रो एस किसकी डेंसिटी है, रो एस है सॉलिड की डेंसिटी। जिस सॉलिड बॉडी को आप लिक्विड में इमर्स करना चाहते हो उसकी डेंसिटी अगर ज्यादा है तो डूब जाएगी, और अगर उसकी डेंसिटी कम है तो वो तैरती रहेगी। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। और बराबर अगर होगी तो क्या करेगी, इमर्स तो कंप्लीटली रहेगी लेकिन सिंक नहीं होगी, वो पानी में कंप्लीटली पानी के अंदर होगी वो, लेकिन वो डूबेगी नहीं। तो ये यहाँ पे आपके पास ये तीन चीजें हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई। तो ओवरऑल किस चीज पे डिपेंड करता है कि बॉडी फ्लोट करेगी या सिंक करेगी, दैट इज ऑन द डेंसिटी ऑफ बॉडी और डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इन दोनों चीजों पे डिपेंड करेगी। डेंसिटी अगर बॉडी की ज्यादा है लिक्विड से तो बॉडी डूब जाएगी, और डेंसिटी कम है बॉडी की तो बॉडी तैरती रहेगी। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो वुडन ब्लॉक होता है, वुडन ब्लॉक क्या होता है, पानी में डूबता नहीं है, वो क्या करता है, तैरता रहता है पानी में। क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से क्या होती है, कम होती है। लेकिन वही अगर आप आयरन नेल लेते हो तो एक आयरन नेल क्या होती है, पानी में डूब जाती है। अब क्वेश्चन ये है पानी में डूबती क्यों है, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। द नेक्स्ट थिंग, एक और चीज पे डिपेंड करता है वेदर द बॉडी विल सिंक और फ्लोट, दैट इज द शेप ऑफ द बॉडी। आपने एक चीज देखी होगी कि जो बॉडी होती है, मतलब कि आपके पास क्या है, जैसे शिप होता है, तो शिप क्या होता है, शिप भी आयरन का होता है। तो आयरन नेल तो डूब जाती है लेकिन आयरन शिप नहीं डूबता है। वो क्यों, ड्यू टू द शेप ऑफ द आयरन शिप। आयरन शिप का शेप कुछ इस तरीके से होता है। तो जितना वो पानी को क्या करता है, रिप्लेस करता है। तो आपके दिमाग में हमेशा क्वेश्चन आता है कि वाटर को तो रिप्लेस ये भी कर रहा है, लेकिन यहां पे देखिए कितना वॉल्यूम वो वाटर का रिप्लेस करेगा, इतना। क्या इतना वॉल्यूम इसमें क्या है, आयरन का है, बिल्कुल नहीं। यहां पे इसके अंदर ये तो खाली है ना, तो ये क्या है, एयर है। तो इसके अंदर की एयर और आयरन दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, शिप जो वाटर है उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर एक कंप्लीट आयरन ही होता, मतलब पूरा ब्लॉक होता आयरन का, तब ये डूब जाता। लेकिन उसका शेप कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे जितना डिस्प्लेस करता है, तो कौन डिस्प्लेस करता है, आयरन जो बोट डिस्प्लेस करती है या शिप डिस्प्लेस करती है, उसके साथ साथ किसका वॉल्यूम भी आ जाता है, किसका वेट आता है, एयर का, न कि आयरन का। यहाँ पे तो आयरन नहीं है ना आपके पास, तो यहाँ पे आयरन नहीं है तो इतना लिक्विड तो उसने डिस्प्लेस किया है वहां से। तो क्योंकि यहाँ पे आयरन नहीं है, यहाँ पे क्या है, एयर है, तो टोटल वेट जो होगा वो आयरन का वेट, और एयर का वेट तो आयरन के वेट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो इस वजह से वो क्या करता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा, वो डूबेगा नहीं। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि सॉलिड बॉडीज कब वाटर में डूबेगी, कब सिंक करेगी। तो ये किस पे कंप्लीटली डिपेंड करता है, डेंसिटी पे। लेकिन एक और चीज पे डिपेंड करता है, दैट इज ऑन द ऑफ द बॉडी। तो आई होप कि इट इज क्लियर टू यू। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं, दैट इज डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। तो जैसे कि आपको पता है डेंसिटी को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, रो। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो रो इक्वल टू क्या हो जाता है, m बाय v, मास बाय वॉल्यूम। तो किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, फ्लूइड के लिए भी यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, दैट इज मास बाय वॉल्यूम। अब आपके पास आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंसिटी। तो एक फैक्टर जो होता है दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर अफेक्ट करता है डेंसिटी को। सो जनरली डेंसिटी डिक्रीजेस with increase in temperature।
ध्यान रखिए, किसी भी बॉडी का अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। लेकिन क्या ये सबके लिए ट्रू है या क्या सबके लिए सही है? एक वाटर ऐसा सब्सटेंस है जिसके लिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है, अदरवाइज जो डेंसिटी होती है सब्सटेंस की वो डिक्रीज होती है। अब देखिए डिक्रीज क्यों होती है? डेंसिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, मास पे और वॉल्यूम पे। मास अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी। मास अगर कम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा और मास कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है वैल्यू क्या हो जाती है, उतनी छोटी होती जाती है। तो वॉल्यूम जितना कम होगा डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी सब्सटेंस की। अब देखिए, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज होने पे क्या होती है, बॉडीज एक्सपैंड करती हैं। तो एक्सपैंड करती हैं, मास तो उसका उतना ही रहेगा, मास तो कहीं से आ नहीं रहा है उसमें, तो क्या हो रहा है, केवल उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू क्या होगी डेंसिटी की, डिक्रीज हो जाएगी। सिर्फ वाटर एक एक्सेप्शन है। वाटर का जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी सब्सटेंसेस से, और इसी को हम बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमलस का मतलब दूसरों से अलग, थोड़ा अजीब बिहेवियर, तो उसको हम कहते हैं एनोमलस बिहेवियर और ऑफ वाटर। जो कि डेंसिटी होती है वाटर की वो थोड़ा अलग बिहेव करती है बाकी सब्सटेंसेस की डेंसिटी से। वो कैसे कि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। ध्यान रखना, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है दैट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होती है, मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होगा, वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। उसके बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम होती जाएगी, और अगर उससे कम भी टेम्परेचर करोगे तो उसकी भी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना, वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो सॉलिड फॉर्म में, मतलब आइस की जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड वाटर की डेंसिटी से क्या हो जाती है, कम होती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, लिक्विड वाटर की डेंसिटी जो होती है वो वाटर आइस की जो डेंसिटी है उससे ज्यादा होती है। और ये बहुत हेल्पफुल होता है कहां पे, जो हमारे कोल्ड रीजन्स होते हैं, जहां पे जो वाटर लाइफ होती है, जो बॉडीज होती हैं वाटर में, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वाटर में, उनकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो कोल्ड रीजन्स होते हैं वहां पे क्या होता है, जो सी वगैरह होते हैं या कोई लेक्स होती हैं, तो लेक्स में क्या होता है, ऊपर क्या होती है, जो आइस होती है वो जम जाती है, फ्रीज हो जाता है सब कुछ, और नीचे क्या रहता है, लिक्विड रहता है। अब इससे दो फायदे होते हैं। दो फायदे क्या क्या, जो वहां पे मरीन लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, उनको क्या हो जाता है, पहली चीज कि जो आइस होती है, ये आइस क्या काम करता है, ये एक बैरियर का काम करता है, ये लिक्विड से बाहर हीट फ्लो नहीं होने देता है। तो इसकी वजह से नीचे जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, बहुत ठंडा नहीं होता है। और दूसरी चीज क्योंकि ये क्या होता है, फ्रीज ऊपर हो जाता है नीचे, क्योंकि डेंसिटी किसकी ज्यादा है, डेंसिटी लिक्विड की ज्यादा है। अगर आइस की डेंसिटी ज्यादा होती लिक्विड से तो नीचे से जमना शुरू कर देता, और नीचे से ऊपर तक धीरे 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 पूरी की पूरी लेक क्या हो जाती है, ये फ्रीज हो जाती है, और इसकी वजह से आपकी पूरी एक्वेटिक लाइफ खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये बहुत होता है, ये जो वाटर की प्रॉपर्टी है, आइस की डेंसिटी कम होती है, ये बहुत हेल्पफुल है किसके लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए। तो केवल ऊपर से फ्रीज होता है, तो नीचे से जो हीट होती है, हीट फ्लो इजीली नहीं हो पाती है सराउंडिंग्स में, तो नीचे थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा ही रहता है, इस वजह से नीचे पानी क्या नहीं होता है, फ्रीज नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, ये जो वाटर का अजीब सा बिहेवियर है, एनोमलस बिहेवियर है, एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम पहुंचते हैं, दैट इज द रिलेटिव डेंसिटी। ध्यान रखिए, रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए बॉडी, रिलेटिव डेंसिटी किसी भी बॉडी की क्या होती है, एक कंपैरिजन होता है। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, अब अगर डेंसिटी की बात करें, मास की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट, किलोग्राम, और वॉल्यूम की दैट इज मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये किसकी यूनिट हो गई, डेंसिटी की यूनिट हो गई। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। ध्यान रखिए, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और यहां पे मैं लिख देता हूं एसआई यूनिट क्या होती है डेंसिटी की, ऑफ डेंसिटी इक्वल टू क्या है, केजी पर मीटर क्यूब। अगर हम मास को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले लें तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये चीज आप ध्यान रखिए। तो 1000, हाँ यहाँ पे 100 नहीं, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब वाटर की डेंसिटी होती है, या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यूब को आप मिलीलीटर भी बोलते हैं, तो आपको ये चीज पता होगी। देन रिलेटिव डेंसिटी, तो ध्यान रखिए डेंसिटी ये एक रेशियो होता है, डेंसिटी ऑफ
substance by density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। नाउ 4 डिग्री सेल्सियस पे मैंने आपको बताया अभी कि मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की, एंड दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वो कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यू कैन से 1000 kg पर मीटर क्यूब। वो डेंसिटी होती है किसकी? वाटर की एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। यूनिट क्या होती है रिलेटिव डेंसिटी की? यूनिट क्या होती है? नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगी रिलेटिव डेंसिटी की, क्योंकि डेंसिटी से डेंसिटी को डिवाइड करोगे तो यूनिट कुछ बचेगी आपके पास? बिल्कुल नहीं। किलोग्राम पर मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सब कैंसिल, नो यूनिट, कुछ भी यूनिट नहीं होगी किसकी? रिलेटिव डेंसिटी की। तो ये तो है आपके पास रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। देन आपके पास रिलेटिव डेंसिटी के बाद आपके पास एक और कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हम मास के टर्म्स में कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या आ जाएगा? अगर हम डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को हम रो एस से डिनोट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू। रो डब्ल्यू मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर, ध्यान रखना, रो एस मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय रो डब्ल्यू। रो डब्ल्यू मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर। अब देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, हम एक काम करते हैं, इसको मास के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव डेंसिटी दैट इज इक्वल टू डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी आर डी से डिनोट कर लेते हैं इसको हम, आर डी मतलब रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा? रो एस। तो रो एस को हम क्या लिखेंगे? एम एस मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वी, डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर बाय वी। वॉल्यूम दोनों का सेम ले लेते हैं, वी वी कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू आर डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ध्यान रखिए सेम लेना है दोनों का। मास जो सब्सटेंस है, जितना मास सब्सटेंस का होगा उसका जो वॉल्यूम होगा, और वाटर का जो वॉल्यूम होगा, दोनों सेम लेना है, अलग अलग मत ले लेना वरना गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे। तो मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, सेम वॉल्यूम का जो मास होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ से ms बाय mw। यहाँ पे देखिए मैंने वॉल्यूम सेम लिया, तो इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा कि जितना मास सब्सटेंस का हमने लिया, जितना वॉल्यूम हमने सब्सटेंस का लिया है, उतना ही वॉल्यूम हमको क्या लेना पड़ेगा? लिक्विड का भी लेना पड़ेगा, वाटर का भी लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो गई? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो ध्यान रखिए, रिलेटिव डेंसिटी आप लिख सकते हो मास ऑफ सब्सटेंस बाय मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर मतलब मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। नाउ द लास्ट इज रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बीच में रिलेशन क्या है, तो आप इजीली कर सकते हो कैलकुलेट, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। तो आपको पता है जो रिलेटिव डेंसिटी होती है दैट इज रो एस, यहां से रो डब्ल्यू। रो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? मतलब, या रो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? रिलेटिव डेंसिटी इंटू रो डब्ल्यू। मतलब रिलेटिव डेंसिटी को अगर आप डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा? उस सब्सटेंस की डेंसिटी। मतलब किसी सब्सटेंस की अगर रिलेटिव डेंसिटी 2 है तो उस रिलेटिव डेंसिटी को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? डेंसिटी ऑफ वाटर से, और आपको क्या मिलेगा? उस सब्सटेंस की डेंसिटी मिल जाएगी। तो ध्यान रखना, डेंसिटी इसका मतलब क्या आया हमारे पास यहां से? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना, वाटर की डेंसिटी से उसकी रिलेटिव डेंसिटी को आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें।